So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही डिमांडिंग वीडियो है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि 75 डेज का रोड मैप क्या होने वाला है, और मैं वो रोड मैप अपने जो बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए थे उनके साथ मैंने वो शेयर किया था। तब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भैया कुछ हमारे लिए भी लेकर आओ, जिन लोगों ने आपका कोर्स बाई नहीं किया है या फिर हम बाई आगे चल के करना चाह रहे हैं लेकिन अभी आप हमें बताओ। तो भाई देखो, ये वीडियो डेडिकेटेड है अपने उन सारे बच्चों के लिए जो यूट्यूब पर हमको क्या करते हैं, दिलो जान से फॉलो करते हैं, हमसे लग के मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और इस वीडियो को तुम थोड़ा सा सीरियसली लेना, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूं क्यों लेना है। क्योंकि पहली बात तो जिस तरीके की मैं वीडियो बना रहा हूं पूरे यूट्यूब पर एएमयू बीटेक के लिए कहीं अवेलेबल नहीं है। तुम किसी भी कोचिंग का सर्च कर लो, किसी भी एजुकेटर को सर्च कर लो, कोई इतना डिटेल वीडियो नहीं बनाया। उसके पीछे का रीजन भी है क्योंकि भैया ये जो किताब है एसटीबीजी का एएमयू कैप्सूल, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एएमयू बीटेक एंट्रेंस प्रिपरेशन, और इसको बनाया हमने है। तो जब मैं इस किताब को बनाया तो बहुत सारे मतलब सालों का अनुभव एक तरीके से तुम कह सकते हो कि आया कि भाई एएमयू का पैटर्न क्या है, मेरे को समझने में, सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करने में, सॉल्यूशन को सॉल्व करने में बहुत सारी चीजें एएमयू के बारे में समझ में आई कि भाई इनका पैटर्न क्या है, किस तरीके से लोग बच्चों का क्वेश्चंस किस तरीके से क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, किस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत हद तक आइडिया लगी। जो तुम इस किताब को लगा के सीखोगे, वो मैं कई बार इस किताब को सॉल्व हर साल करा रहा हूं और हर साल कर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीख रखी हैं। और हल्के में मत लेना, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। तुम जाओ यूट्यूब पे सर्च करो एएमयू ट्रिपल ई या एएमयू बीटेक पेपर 2025 या पेपर एनालिसिस 2025, मेरी एक वीडियो आएगी, ये इसको तुम देखना। और इसमें डिट्टो 2025 में भी एक वीडियो बनाया था कि एएमयू बीटेक का एनालिसिस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैंने जिन जिन चैप्टर्स को बोला ना कि बेटा देखो इससे ऐसे सवाल आएंगे, इससे ऐसे सवाल आएंगे, इससे यहां पर सवाल आए, डिट्टो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और जिन जिन चैप्टर्स का मैं हाई वेटेज बता रहा था, तुम देख लेना पिछले साल की वीडियो उठा के, उन चैप्टर्स का वेटेज हाई रहा। और यही तो खूबसूरती है भैया कि संदीप भैया जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द चीजें सही हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं ब्रह्मा का लेखा हूं, बट प्रिडिक्शन बड़ा सटीक जाता है। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बताया था कि जो पढ़ाया वही आया एग्जैक्टली। कई जगहों पर न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर दिया था, कई जगहों पर सेम कॉन्सेप्ट था, और कई बार तो सेम नोट्स के क्वेश्चंस उठा के आए। तो अगर इस लेवल पर अगर कमांड है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस वीडियो को सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि भैया अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं है क्या 75 to 80 डेज में, क्योंकि भाई 19 तारीख को अपना एग्जाम है, 19 अप्रैल को अपना एग्जाम है, तो क्या 75 से 80 दिन में हमारा हो जाएगा। तो यार मैं एक बात बताता हूँ, वीडियो में बढ़ने से पहले तुम इस हमारे एक स्टूडेंट का एक वीडियो देखो, है ना, इस वीडियो को पहले देखो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब तुम भी मानती हो, मतलब जो मैं आगे यूट्यूब पे बोलता हूँ कि अरे गाइस अभी भी टाइम है, 45 डेज है, 30 डेज है, कर लो हो जाएगा, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई एम डैम श्योर। बस आपके वीडियोस इंसान देख ले, आपके स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर ले, वो हो जाएगा इजीली। गाइस मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि अरे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। पर यार यही तो ट्रिक है, जब तुम पीवाईक्यू करोगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार हो सकता है। बस इन पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। और ये चीज, अब जैसे मैंने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कराए थे, पूरी पीवाईक्यू की सीरीज बनाई थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मतलब दैट वाज वेरी नाइस। अब उस टाइम पे तो खैर वो मैंने साल भर 1.5 साल पहले पेंटैप से बनाई थी। इस बार मैं सोचा था उसे पैनल पे शूट करके रीशूट करके डालूंगा, पर टाइम नहीं मिल पाया। बट अगर तुम उन सारी चीजों को, उन सारे लेक्चर्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत हद तक एएमयू को इजीली क्रैक कर लोगे। क्योंकि मैंने खुद जब पीवाईक्यू सॉल्व किया 20 साल का, तो मुझे पता चल गया। और तुम देखना कि जब भी मैं क्लास लेता था ना वन शॉट टाइप का, तो सिर्फ वही पॉइंट्स कराता था जहां से डायरेक्टली एएमयू वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब अब तुम्हें भी यकीन है कि हाँ भाई हो सकता है 1 महीने पढ़ के, 1.5 महीने पढ़ के भी एएमयू फोड़ा जा सकता है। या इफ आई कैन डू देन एवरीवन कैन, लाइक एवरीवन इन द वर्ल्ड। आई होप कि वीडियो से तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर हमारे पुराने स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, बच्चे ने अपने मन से बोला है जो भी बोला। उससे पहले मेरा कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, बिकॉज ही वॉज इन ऑनलाइन में बच्चे बहुत सारे थे, बैचेस काफी सारे थे, है ना। तो ऐसा कोई ये सोच के इंटरेक्शन नहीं हुआ कि ये बच्चा
अभी 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 प्रिपरेशन स्टार्ट किया है 1-1.5 महीने पहले, और इसका सिलेक्शन हो जाएगा और ये रैंक लेके आएगा। आई वाज मतलब ऐसा कुछ हो था नहीं, बट ठीक है उसका सिलेक्शन हुआ, उसने अपना फीडबैक दिया। बट चलो हम आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने कंटेंट पर, और सच बता रहा हूँ सीरियस होकर इस वीडियो को देखना। अगर सीरियस होकर नहीं देख रहे हो तो भैया कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने मेहनत काफी किया है। इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात, हर तरीके के बच्चे के लिए डिस्कस करने वाला हूं। इनफैक्ट मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है, अगर किसी को 33 में से 30+ स्कोर कैसा अगर करना हो तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। और अभी तो उन लोगों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है जिनके पास टाइम कम है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है जिनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज एनालिसिस, क्योंकि हर पूरे फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस, पहले तो ये पता चलेगी कौन कौन से चैप्टर पर कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी लगानी है। जिस चैप्टर में, जो चैप्टर बहुत लेंदी है, मान लेते हैं कि एक चैप्टर बहुत लेंदी है और सवाल एक आ रहा है, मान लो कि हम रोटेशन ले लेते हैं, बहुत बड़ा है, रोटेशन को समझने के लिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। सेंटर ऑफ मास पहले करना पड़ता है, वर्क एनर्जी पावर भी हमें पहले से आना चाहिए, और उसके अलावा हमें एनएलएम भी पहले से आना चाहिए। अगर टॉर्क और उसके एप्लीकेशन को अच्छे से अगर आप सीखना चाह रहे हो तो पहले तो आपको फोर्स को डील करने आना चाहिए। अब पूरा चैप्टर पढ़ के अगर आपके 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, और यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ के भी 1 से 2 सवाल आपके बन जा रहे हैं, तो भैया क्यों ना पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा जाए रोटेशन पढ़ने के बजाय। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमारे पास टाइम कम है, देखो जिसको पूरा 33 में 30+ मारना है उसको तो सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनका सिनेरियो है कि भैया हमारे पास टाइम कम है, तो पहले तुम ये समझो कि तुम्हें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पता चला एक बहुत टफ चैप्टर के पीछे आधा टाइम गंवा दिए और नंबर कितना मिल रहा है उतना ही, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सवाल तुमसे बन ही जाएगा। ये भी एक समस्या है ना। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और एएमयू किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि एक 75 डेज का 75 डेज में फिजिक्स कंप्लीट करनी हो तो एक परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेड बच्चों पेड रोड मैप है, ना ना ना, कोई पेड रोड मैप नहीं है। तुम फ्री में अपने हिसाब से भी करना चाहो तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, नो नीड कि तुम बैच ही ज्वाइन करो। और मैं वीडियो सिर्फ बैच के लिए नहीं बनाता हूँ, है ना, इस पे ज्यादा वो मत आना, मतलब ज्यादा इस पे वो दिमाग नहीं लगाना। अब बैच इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बच्चों की सबसे, मार्केट में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं एमयू बीटेक के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं बच्चों की हेल्प कर सकता हूं। मैं उनसे शायद बेहतर तरीके से सिलेक्शन दे सकता हूं, और मैंने दिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, और हर साल लगातार जा रहे हैं। ये मेरी थिंकिंग है, एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काम किया है। लेकिन तुम्हें जैसे जहां से जिस तरीके से भी चीजें समझ में आ रही हैं, ग्रैप अप करो, सीखो और एग्जाम को फोड़ो, यही हमारा मकसद है, और मैं इसमें सबका सम्मान करता हूं। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फिजिक्स का ब्रेकडाउन देखते हैं उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा बेसिक ढीला है। ये एक पाई चार्ट है जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने % क्वेश्चंस अभी फिलहाल में आ रहे हैं। मैं आरएमएस वैल्यू लेके बता रहा हूं। अब और दूसरा ये पाई चार्ट है, ये समझना बड़ा जरूरी है। एएमयू में आज के टाइम में टफ सवाल पहले की तरह नहीं आते हैं, और 33 हमारे, अगर हम एमयू बीटेक की बात करें तो अब पेपर जो है 100 नंबर का हो गया, 150 का रहा नहीं, जिसमें से 33 नंबर फिजिक्स का, 33 नंबर केमिस्ट्री का, और 33 नंबर मैथ्स का, 33 नंबर मैथ्स का है। तो सॉरी 34 नंबर मैथ्स का है। ये टोटल मिला के बनते हैं 100 नंबर, जिसमें से फिजिक्स का वेटेज है 33, एक सवाल होता है 1 नंबर का, अगर गलत कर दिए तो ये हो गया -0.25, 1/4 नंबर आपका घट जाता है अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो। अब ये 33 में से 33 टफ नहीं आते हैं, पहली बात तो ये समझो, है ना। इसमें 48% क्वेश्चंस, इसमें 48% क्वेश्चन एमयू में बहुत ही इजी आते हैं, सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक बच्चा जो बोर्ड में है, अगर वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखता है तो इजी क्वेश्चंस को तो यूं ही धाराशायी कर देता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट लेवल के, जिसमें बोर्ड से थोड़ा सा, और यही मैं करता भी हूं, जो ऑफलाइन बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं ना बोर्ड वाले लास्ट में, उनको हमें पता होता है कि इनको पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनके लेवल को बस थोड़ा सा ऊपर पुश कर दो, थोड़ा सा ऊपर पुश कर दो क्वेश्चन प्रैक्टिस से और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, और वो बच्चा क्या करता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी फोड़ना शुरू कर देता है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो जेईई मेन और जेईई एडवांस से सीधे सीधे कॉपीड होते हैं। अगर तुम पीवाईक्यू हमारी किताब सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई 60 दिन पढ़ा,
2 से 3 दिन में एक चैप्टर उड़ा दिया, प्रैक्टिस ज्यादा की नहीं और डेफिनेटली सवाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन भैया हमें अगर 100 नंबर में से एक सबसे बेस्ट ब्रांच चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो 60 नंबर में मिल जाता है। तो अगर मैं फिजिक्स में सपोज दैट 20 नंबर भी लेके आ पाऊं, इन दोनों को मिला के भी 20 नंबर लेके आ पाऊं, केमिस्ट्री में भी मैं 20 नंबर लेके आ पाऊं, मैथ्स में भी लगभग मैं 15 से 20 नंबर लेके आ पाऊं, तभी भी मैं 55 से 60 नंबर के बीच में लई करूंगा। और यहां पे मेरे को कंप्यूटर साइंस या ए में से कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा। मैं पहली बात तो समझो कि पूरा कर लूं, तो अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि नहीं पूरा ही पूरा कर लेता हूं, तो उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि भैया टाइम तो अब निकल गया है, सिर्फ सिलेक्शन हो जाए तो भी पॉसिबल है और बेस्ट ब्रांच में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। तो भैया अब फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके पेपर में फॉर्मूला एकदम डिट्टो याद होना चाहिए, फॉर्मूला को अपने को अप्लाई करने आना चाहिए। अगर ये चीजें आपका क्लियर है तो मामला आपका डन हो जाता है, जहां तक मैंने देखा है। अब एक मिसकॉन्सेप्शन पहले मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे टीचर चूंकि वो एनालाइज नहीं करते हैं, शायद वो ऐसे ही आके बोल देते होंगे, या उनका क्या रहता होगा मेरे को नहीं पता, सीधे सीधे बोलेंगे तुम्हें कि 12th का ज्यादा पोर्शन आता है, 11th का कम पोर्शन आता है। ये बात सही नहीं है और ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पहले 11th वर्सेस 12th में। इस साल अगर तुम देखोगे ना तो 33 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से लगभग 18 क्वेश्चन 11th के ही थे और 12th के 15 ही सवाल थे, तो 11th का पोर्शन ज्यादा था। पिछले साल 22 क्वेश्चन 11th के थे और 28 क्वेश्चन 12th के थे। उसके पिछले साल 28 क्वेश्चन 11th का आ गया था, 22 क्वेश्चन 12th का आ गया था। और 2022 में दोनों से बराबर सवाल आए थे, 2021 में भी दोनों से बराबर सवाल आए थे। तो ये प्रिडिक्ट कर देना एक बार की बात है। 2017 में उठा के देखो, 16 क्वेश्चन 11th से और 34 क्वेश्चन 12th से आ गए थे। लगभग थोड़ा बहुत 2-4% का एरर हो सकता है, लेकिन मतलब जो हमारी एनालिसिस है वो यही बोल रही है। तो पहली बात तो ये सी मिसकॉन्सेप्शन है कि यार 11th पे फोकस कर लो या 12th पे फोकस कर लो, 11th से सवाल ज्यादा नहीं आता, ये ऐसा नहीं है। तुम्हें अब चूंकि तुम एक एग्जाम देने वाले हो जिसमें 11th 12th मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो तुम इस बात पर ज्यादा फोकस करना, ये फोकस करने के बजाय कि 11th का इसको छोड़ देता हूं, मैं 12th का इसको कर लेता हूं, इस बात पर ज्यादा फोकस करना कि भैया जो ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन है हम पहले उसको कर ले रहे हैं, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, हमें उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो जिसका वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा आसान है, जिसको इजीली किया जा सकता है, हम पहले उसको करेंगे, उसके बाद हम उससे थोड़े से टफ वाले को और स्कोरिंग वाले को करेंगे। लास्ट में टाइम बचेगा तो हम बाकी चैप्टर्स को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी चैप्टर्स में भी हम काम करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि छोड़ना है, देखो जिसको 33 में 30 लेके आना है उसको तो भाई सब करना पड़ेगा, छोड़ने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको 33 में 20-25 भी लेके आना हो, ठीक है भैया हो जाए मेरा सिलेक्शन, इतने में भी काम बन जाएगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो जो टॉप करने की सोच रहे हैं, तुम इस वीडियो के चक्कर में सिर्फ मत पड़ना, इसको देखो, अमल भी करो, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ इतना ही करके जाऊंगा। करना तुम्हें पूरा है बेटा, तभी तुम टॉप करोगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 11th का पहले हम एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हमें सबसे पहले अभी निपटाते चलना चाहिए। अब अगर तुम देखो ना तो 33 नंबर का पेपर था फिजिक्स का, उसमें से 2 सवाल यूनिट डायमेंशन और एरर जैसे छोटे से चैप्टर से आ गया था। मेरा अगर सिर्फ 2 से 3 लेक्चर अगर कोई बच्चा देख ले तो ये यूनिट एंड डायमेंशन खत्म, धाराशायी। बाहर से मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल बनेगा। जितने सवाल बन सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन के 2 से 3 लेक्चर में मामला बन जाएगा। और तुम सोचो 33 में से 2 सवाल लल्लू सी चैप्टर से आ गया। अब अगर कोई यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ के जा रहा है कि अरे ये तो आसान चैप्टर है क्या करूं, तो उससे महामूर्ख कोई नहीं है भाई। तू एक रोटेशन का सवाल बना के वीर थोड़ी बन जाएगा। ये अगर इसका सवाल छूट गया था तो पहले तो इसको धाराशायी अपने को करना चाहिए। उसके अलावा ग्रेविटेशन, मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशन एक राइजिंग चैप्टर है, ये हाई पीरियोडिटी पे होना चाहिए और इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत 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 आसान है। और जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता हूं तो उसी के साथ साथ ग्रेविटेशन भी करा देता हूं। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा होता हूं स्टैटिक्स पढ़ा रहा होता हूं तो उसके साथ साथ ग्रेविटेशन भी करा देता हूं। और मजे की बात यह है कि ग्रेविटेशन में पिछले साल 4 सवाल थे, उससे पिछले 3 सवाल थे, 3-4 देखो 3-4 और इस साल चूंकि पहले 50 नंबर का पेपर होता था, अभी पेपर 33 नंबर का था, तो होना तो 3 चाहिए था।
अब 50 के रिस्पेक्ट में 3 होने के बजाय 33 के रिस्पेक्ट में 2 सवाल आ गया। ये मैंने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि 2 से 3 सवाल ग्रेविटेशन के आने हैं, और हुआ भी। पिछली वीडियो को जाके देखना, मैंने बहुत फोकस किया था कि ग्रेविटेशन एक हाई प्रायोरिटी चैप्टर पे रहना चाहिए, और मेरे मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर भी अगर बच्चा देख लेना ग्रेविटेशन का, तो मुझे लगता है कि वो सवाल बना लेगा। क्योंकि पिछले साल जितने भी ग्रेविटेशन के 2 सवाल आए थे वो अपने नोट से लाई कर रहे थे, वो बन रहे थे। उसके पिछले साल भी क्वेश्चंस अपने नोट्स के बड़े ही सिमिलर थे। तो इसको तो जैसे इसमें ये है, इसको छोड़ के जाने का तो मेरे हिसाब से किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आता है केटीजी। केटीजी 3 4 2 2 देख रहे हो, लगातार सवाल आया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि केटीजी से एक भी सवाल ना आया हो। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 से 2 सवाल आएगा, और केटीजी मात्र 2 लेक्चर का है। ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर में इंसान पढ़ ले, लेकिन 3 लेक्चर से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। और चैप्टर भी इजी है, राइजिंग है, और तुम्हारे हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स देखो, थर्मोडायनामिक्स में 2 चीजें हैं, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन ईएमयू में इतना ज्यादा टफ सवाल थर्मोडायनामिक्स से बेटा आता नहीं है ना। थर्मोडायनामिक्स में फिक्स फार्मूले हैं, उसे हमें याद करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चंस बनाना है, दैट्स इट, सिंपल। हीट, अब इसमें हीट है, हीट में ज्यादा मेरे को लगता है कि ज्यादा दिमाग नहीं मारना चाहिए। जब मैं करंट पढ़ाता हूं तो उसी के साथ हीट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जो हीट ट्रांसफर है 3 ही तरीके से होता है भैया, कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है, और रेडिएशन से होता है। अब कंडक्शन जो है, जिस तरीके से करंट फ्लो करती है उसी तरीके से हीट करंट भी फ्लो करती है। केवीएल केसीएल से मामला हीट का निपट जाता है ना, कंडक्शन का। और कन्वेक्शन और रेडिएशन में बस 2 फार्मूला है, और 2 फार्मूला तुम रट लो, और उस पर किस तरीके से सवाल बनते हैं उसको तुम अगर समझ गए तो ये हीट चैप्टर खत्म। तो 1 से 2 लेक्चर में मैं हीट ट्रांसफर को निपटा देता हूं। जो टाइम लगता है थर्मोडायनेमिक्स को समझने में लगता है। और अगर कोई बच्चा ग्रेविटी केडीजी को अच्छे से समझा हुआ है तो थर्मोडायनेमिक्स भी सीख जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स भी एक हाई प्रायोरिटी का चैप्टर होना चाहिए, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, और ये चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं मोशन में। मोशन में कभी ऐसा वक्त था कि 5 से 6 सवाल तक आए थे, अभी कम आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल को थोड़ा सा स्ट्रांग करने के लिए अपने को मोशन पे ध्यान देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि मोशन के हर एक टॉपिक पे जी जान लगा के 10 लेक्चर में मोशन ही पढ़ रहे हैं, नहीं, 10 लेक्चर में मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ग्राफ के तरफ ज्यादा फोकस्ड रहिए, कैलकुलस पार्ट पे फोकस्ड रहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। उसके अलावा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखिए, है ना। आपको बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम देना है, 10 लेक्चर इस पे दे देना, नहीं, लेकिन मोशन इन 1D को अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोशन इन 2D की अगर मैं बात करूं, खासकर अगर बात किया जाए ना प्रोजेक्टाइल की, तो कभी सवाल आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट 1-2 लेक्चर में जरूर इसका सीखना चाहिए। उसके बाद एनएलएम आपको सीखना है, हालांकि अभी सवाल कम आ रहे हैं, लेकिन एनएलएम आपको सीखना है, क्योंकि अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं सीखोगे, फोर्स नहीं सीखोगे, तो आगे के चैप्टर में बड़ा दिक्कत आएगा। तो एनएलएम तो आपको आपका सीखना मजबूरी है। ये एक स्टेबल मान सकते हो कि ये हमें सीखना ही सीखना है, चाहे इससे क्वेश्चन आए या ना आए। लेकिन दिक्कत कहां हो जाती है? दिक्कत हो जाती है कि 1 महीने तक कोचिंग वाले एनएलएम ही पढ़ा रहे हैं, है ना। ये काम नहीं करना है, ये काम अब नहीं करना है। अब तुम उठा के देखोगे, अब यहाँ पे 2 तरीके की दिक्कत है। पहला दिक्कत ये है कि अगर YouTube पे किसी का लेक्चर फॉलो करने जाए तो भैया 15-20 लेक्चर में तो पूरा एनएलएम ही पढ़ाया है, जो एएमयू के हिसाब से इररेलेवेंट है। आईआईटी जेई के लेक्चर्स मुझे नहीं लगता एएमयू के हिसाब से बच्चे को अभी फिलहाल में 75 दिन वाले बच्चे को देखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरा, कुछ बच्चों को लगता है 1 शॉट देख लेते हैं, ये भी गलत चीज है ना। देखो एएमयू के पैटर्न पे तुम मेरे लेक्चर देखो, ये मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है ना एनएलएम, वो एएमयू के पैटर्न पर ही डिट्टो पढ़ाया है। मैं कोई फालतू पढ़ाया ही नहीं हूँ, एडवांस लेवल कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ, और ना ही इतना लो पढ़ाया हूँ 1 शॉट की तरह कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के 4 सवाल लगवा दिया, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के 4 सवाल लगा दिया और 3-4 घंटे में क्या कर दिया, इस एनएलएम को निपटा दिया। ऐसा भी सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हाँ, अगर किसी का तुम्हें, और यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छा पढ़ाए हैं एनएलएम, अगर किसी का ऐसा मिलता है कि हाँ तुम्हें उससे पढ़ने के बाद एनएलएम के पीवाईक्यू सारे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली तो यू कैन फॉलो दैट। बट अगर पीवाईक्यू नहीं लग रहे हैं तो फिर वो लेक्चर देखना छोड़ो, क्योंकि आगे के भी पीवाईक्यू नहीं लगेंगे और तुम्हारे साथ मामला खराब हो जाएगा। हर साल मैं उन बच्चों से मिलता हूं जो 1 शॉट देख के आए होते हैं और विजन टेस्ट सीरीज में बैठे होते हैं और धाराशायी हो जाते हैं। तो ये काम नहीं चलेगा। सो बच्चों, पढ़िए कुछ 11th के चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफी तगड़ा है।
अगर और कुछ चैप्टर्स की बात करूं जैसे फ्लूइड, तो अभी पिछले साल सवाल आया ही नहीं था। लास्ट ईयर एक सवाल आया था, उससे पहले कभी दो, कभी एक, कभी दो, और कभी कभी पहले के टाइम में तीन तीन सवाल फ्लूइड से भी आ जाया करते थे। पहले इनका वो जो था ना, एक पैटर्न स्टेबल था यहाँ तक 2000 लगभग 2020 तक। 2020 के बाद से इनका पैटर्न थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, अभी थोड़े से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सेम अगर तुम रोटेशन से देखो ना, तो रोटेशन का वेटेज तो ठीक है, कभी कभी दो सवाल आ जाता है, कभी कभी एक भी नहीं आता है, और कभी कभी तीन सवाल आ जाता है, लेकिन रोटेशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे राय मांगे तो मैं बोलूंगा भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आना चाहिए। और उसके अलावा अगर रोलिंग मोशन देख रहे हो तो प्योर रोलिंग मोशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो कई बार सेंटर ऑफ मास से बहुत बेसिक सवाल आ जाता है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो बढ़िया बात है, एटलीस्ट उतना उतना तो आपको सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि 2023 में सिर्फ 4 सवाल इन्होंने सेंटर ऑफ मास से ही पकड़ा दिया था। अब आते हैं 12th के पोर्शन पे, तो 12th में सच बहुत ज्यादा स्किप करने लायक नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करके ही जाना पड़ेगा। भले पिछले साल एक सवाल आया है, लेकिन उससे पहले 4 सवाल और 6 सवाल तक आ गए हैं, और 4 का तो इनका पैटर्न रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं करोगे तो आगे के चैप्टर्स में ये जब मैग्नेटिज्म वगैरह अपन पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो। कैपेसिटेंस से सवाल कम आते हैं, लेकिन छोटा चैप्टर है। मेरे 2 लेक्चर में आपका कैपेसिटेंस का काम बन जाएगा। इसमें बेसिक कैपेसिटेंस क्या होता है, एनर्जी किस तरीके से स्टोर करता है, पोटेंशियल इसके क्रॉस या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड कितना होता है, और साथ ही साथ अगर पोटेंशियल को कंबाइन किया जाए तो इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन कैसे कर सकते हैं। तो इसको तो मैं रजिस्टर के साथ ही पढ़ा देता हूँ कि जिस तरीके से रजिस्टर्स में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वैसे कैपेसिटर में भी होता है। तो बहुत हद तक आइडिया लग जाता है इसका रजिस्टर से। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जब हम डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं एक कैपेसिटर के अंदर, डिफरेंट तरीके के डाइलेक्ट्रिक अगर डाल दिया जाए तो किस तरीके से एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज होता है, किस तरीके से एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ती या घटती है, इस पर सवाल बनते हैं और वो आपको आना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 लेक्चर में भी आप इससे भयमुक्त हो जाओगे कि यार इससे सवाल आया तो क्या करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, 3-5 सवाल तक इससे पूछे गए हैं। ये सिर्फ पिछले अब तक में 2014 से लेकर अब तक में सिर्फ 2025 ही ऐसा रहा है जिसमें सिर्फ एक सवाल करंट से आए हैं, अदरवाइज 3 से 4 सवाल करंट से हर साल आते हैं, और करंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैग्नेटिज्म आपको पूरा करके जाना है, मैग्नेटिज्म से सवाल बनना ही बनना है। अब तक 2014 के को अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नेटिज्म से सवाल नहीं आया हो। EMI की बात करें तो भाई 6 सवाल तक आ चुका है, और इस साल भी 2 सवाल था, तो ये भी हाई वेटेज का चैप्टर है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको करना है, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ 4 सवाल एक ही चैप्टर से आया था, नहीं तो एक सवाल तो गारंटेड आएगा। इस नेक्स्ट ईयर भी एक सवाल गारंटेड आएगा, तो बेटा इसको नहीं छोड़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी करना है। अब आते हैं ऑप्टिक्स पे, तो देखो ऑप्टिक्स अभी पिछले 5 सालों से, पिछले 5-6 सालों से ऑप्टिक्स के सवाल कम आ रहे हैं। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन लास्ट ईयर एक भी सवाल नहीं आया था, उससे पहले भी एक करके आया था, लेकिन पहले से पहले 5 और 6 आ चुके हैं। 5-5 6 चैप्टर्स, 5-5 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ चुके हैं। तो ये भी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पर अभी थोड़े से थोड़ा सा रुझान जो है थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसको थोड़ा सा तुम नीचे की तरफ खिसका सकते हो। लेकिन वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब तुम वेव पढ़ना तो बेटा वेव के साथ ही वेव ऑप्टिक्स को निपटा देना, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स से लास्ट ईयर 3 सवाल, उसके पहले 4 सवाल, फिर 1 सवाल, मतलब हर साल सवाल आ ही रहा है। सिर्फ एक साल था 2014 जिसमें सवाल नहीं आया था, अदरवाइज ऑप्टिक्स से सवाल आ रहा है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, तो मॉडर्न फिजिक्स भी नहीं छोड़ना है। 12th में छोड़ने वाला पोर्शन बड़ा कम ही तुमको मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ना है। और इनमें इनको इनके ये बहुत टफ नहीं होते, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की मैं बात करूं, 2 लेक्चर का है, 2 लेक्चर में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर खत्म। एटम की बात करूं 3 लेक्चर का, 3 लेक्चर में एटम खत्म। न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिविटी की बात करूं तो 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म। और 2024 में किस्मत ऐसी थी बेटा कि सीधे सीधे पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स में 5 के 5 सवाल न्यूक्लियाई से आ गए थे। अभी क्या था कि इस साल क्या हुआ था कि तीनों से एक सवाल दे दिया, मॉडर्न फिजिक्स में तीनों से एक सवाल दे दिया कि चलो भाई एक इससे ले लिया, एक एटम से उठा लिया, एक न्यूक्लियाई से उठा लिया। लेकिन 2024 में 5 का 5 सवाल यहीं से आ गया।
और कई बार ऐसा होता है कि दो सवाल देखो 2021 में दो सवाल इससे दे दिया, दो सवाल न्यूक्लियाई से दे दिया, एक सवाल एटम से दे दिया, तो 5 सवाल ऐसे बन गए। कई बार 3 सवाल दे रहा है तो एटम से नहीं दे रहा है, सिर्फ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से दे दिया 2 सवाल और न्यूक्लियाई से दे दिया 1 सवाल, लेकिन सवाल देगा। मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक आपका मॉडर्न फिजिक्स अकेले देगा और ये आपको आना चाहिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर दिखाऊं, ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अगर तुम पैटर्न को पकड़ोगे ना तो तुम्हें बड़ा हंसी आएगा। देखो, ये देखो, अगर सेमीकंडक्टर के मैं पैटर्न को तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें लगेगा यार सेमीकंडक्टर का पैटर्न तो बड़ा अजीब है। जैसे तुम 2019 में उठाओ, 2019 में 1 नंबर आया था, उसके बाद से फिर 3 हो गया, 3 के बाद फिर एक भी सवाल नहीं आया, अगले साल 1 आया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3 आया। अब जैसे ही 3 सवाल इन लोगों ने 2023 में दिया, फिर उसके अगले सवाल एक भी सवाल नहीं दिया, उसके बाद फिर एक सवाल अभी 2025 में दिया है। अब अगले साल बिल्कुल चांस है कि 2 सवाल 3 सवाल दे दें, क्योंकि ऐसा पैटर्न चल रहा है भाई, ऐसा पैटर्न इनका चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर तुम इनका पैटर्न देखो ना, इनका पैटर्न देखो तो ऐसा चल रहा है कि भाई जैसे ही 3 सवाल दे रहे हैं, 3 सवाल के बाद एकदम से 0, 0 के बाद फिर एक सवाल नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, फिर 3 सवाल, उसके बाद फिर 0, फिर एक सवाल, 3 सवाल, 0, ऐसे करके पैटर्न बना रहे हैं भाई। आई डोंट नो कि ये पैटर्न इनका कब तक चलेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से चल रहा है। और ये एक छोटा सा चैप्टर, सेमीकंडक्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इससे 3-3 सवाल दे रहे हैं और मैं बोल रहा हूं मेरे 3 लेक्चर सेमीकंडक्टर खत्म। तो ये आपको पहले अगर इतने कम टाइम में अगर प्रिपरेशन करना हो तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, काम बनेगा। तो 12th के आई थिंक चैप्टर्स का आपको बहुत हद तक अंदाजा लग गया हो। अगर मैं दोनों का एक साथ दिखाऊं कि किससे कितने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक एवरेज मार्क्स किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये यहां पर आप इजिली देख सकते हो। जिसमें से अगर इस साल बिल्कुल हाई चांस है कि 1 से 2 सवाल, हो सकता है 3 सवाल, अब 3 तो नहीं देंगे क्योंकि 33 में से 3 सवाल एक छोटे से चैप्टर से दे दें तो फिर क्या ही बात है, फिर तो मजे ही मजे हैं। लेकिन अब 3 तो नहीं देंगे क्योंकि अब 50 नंबर का पेपर नहीं रहा, तो भी बहुत हाई चांस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये 2 क्वेश्चंस बना दे। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर वाइज वेटेज है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, या फिर जो थोड़ा सा अच्छा वेटेज रखते हैं, मैंने उन सबको यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए कि भैया मेरी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप उन्होंने इजी चैप्टर्स को बता दो कि जो इजी भी हो और स्कोरिंग भी हो, या फिर एटलीस्ट हमें पहले उनको कर लेना चाहिए, तो वो ये चैप्टर्स हैं। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो इनको जरूर कर लो, पहले ही निपटा लो। यूनिट एंड डायमेंशन 3 लेक्चर का काम है, केटीजी 2 लेक्चर का काम है, और हीट ट्रांसफर भी 1 से 2 लेक्चर का काम है, और थर्मोडायनेमिक्स भी 3 से 4 लेक्चर का काम है। तो लगभग पूरे 5 से 6 लेक्चर में मेरे हिसाब से 5 से 7 पकड़ लो, 4 और 2 4 8 पकड़ लो, 8 लेक्चर में ये पूरा का पूरा हीट वाला मामला खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशन 3 से 4 लेक्चर का काम है, अगर अच्छे से कोई एएमयू लेवल पे पढ़े तो 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आपका मॉडर्न फिजिक्स 1 मॉडर्न फिजिक्स 2 आपका दोनों होना चाहिए, सेमीकंडक्टर आपका होना चाहिए। आप वेव में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वेव ऑन ए स्ट्रिंग बहुत आसान चीज है, इसको कर लेना। साउंड वेव कर लेना, उसमें डॉपलर इफेक्ट वगैरह बहुत इजी, मतलब उनको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। मोशन इन 1D को कर लेना, 2D हो पाए या ना आए 1D आपको आना चाहिए। और अगर वेव सीख गए हो तो वेव ऑप्टिक्स सीखना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वेव ऑप्टिक्स भी कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, इजी है। तो एटलीस्ट इतने चैप्टर्स जो थोड़े थोड़े इजी भी हैं और स्कोरिंग भी है, ये तो आपको किसी भी हद तक किसी भी उसमें जाके मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, चैप्टर्स जिसमें एनएलएम अपने को आप एनएलएम कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स को थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ दो तो आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, न्यूक्लियाई एंड रेडियोएक्टिविटी और वर्क पावर एनर्जी को कर सकते हो। इनके लिए थोड़े से मॉडरेट लेवल के एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, इनमें तो उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा भी नहीं। हार्ड में बात करें तो आपको एसएचएम के लिए पहले तो आपको टॉर्क वगैरह निकालना आपको सीखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना सीखना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप समझो कि रोटेशन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, अच्छा कोलिजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्क पावर एनर्जी के साथ ही मैं पढ़ा देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं उधर ही निपटा देता हूं क्योंकि कोलिजन के सवाल आते हैं। उसके अलावा रोटेशनल मोशन हो गया और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इनको आप थोड़ा सा
लेट पुश कर सकते हो कि ठीक है यार ये अपन क्या कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो एक तरीका है जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर कोई बच्चा अभी थोड़ा सा वीक हो, फिजिक्स स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी कर सकता है। इतना ज्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट सीखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए आपको कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखने की पहले जरूरत नहीं है। साउंड वेव अगर पढ़ना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें पहले से आनी चाहिए तो ही आप पढ़ोगे। ग्रेविटेशन में एनएलएम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए किसी प्रकार के वेक्टर की, किसी प्रकार के और फिजिक्स की जरूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो सेमीकंडक्टर थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं आता है तो भी हो जाएगा, है ना। मोशन इन 1D वो तो बेसिक चैप्टर है ऑलरेडी। एंड वेव ऑप्टिक्स, अगर वेव सीख गए तो वेव ऑप्टिक्स भी सीख जाओगे, है ना। तो एक थोड़ा सा कमजोर बच्चा भी, कमजोर छात्र भी इसकी मदद से अपने फिजिक्स को बाइफरगेट करके क्या कर सकता है, सीख सकता है। अब बात करते हैं भैया, ठीक है यार वो सब तो ठीक है, आप ही बताओ कौन कौन से चैप्टर हमें 110% करके जाने ही जाने हैं। अगर मामला ये हो जाए कि यार हम सारे चैप्टर नहीं कर पाएंगे 75 दिन में, तो कौन कौन से चैप्टर हमें डेफिनेटली करके जाना है। पहले तो यार ये सब एक वो है, लाइक कि अभी नहीं टाइम बच रहा है तो क्या कर लें, इंपॉर्टेंट कौन है तो क्या कर लें, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चा 33 में से 33 मारना चाह रहा है, 33 में से 30 मारना चाह रहा है, उसके दिमाग में वो सब नहीं होना चाहिए। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को किस पे ज्यादा एनर्जी देनी है, मेरे को किस पे कम एनर्जी देनी है। बात समझ में आ रहा है। जिसको 30+ गेन करना है उनको इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि भैया हमारा चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज एनालिसिस क्या है। अब सवाल आता है कि भैया अगर जस्ट फिजिक्स में मामला हो जाए, जितना मैं कर सकता हूँ 75 दिन में करूंगा, आप ही बता दो कौन कौन से एटलिस्ट मैं कर लूं। तो ये वो लिस्ट है, ये उन इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है जो हमें करना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन करना ही करना है, मोशन इन 1D करना है, एनएलएम भी करना है। एनएलएम क्योंकि एनएलएम भले क्वेश्चन कम आए, लेकिन एनएलएम और फ्रिक्शन वगैरह, एटलीस्ट एनएलएम वगैरह नहीं सीखोगे तो आगे ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, वहां पर फोर्स को डील कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स करना ही करना है, न्यूक्लियाई करना ही करना है, सेमीकंडक्टर बताया ही क्या पैटर्न चल रहा है वो भी अपने को करना है, केडीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स भी अपने को करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कोई छोड़ना चाहे तो लेंथी चैप्टर है, छोड़ सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो ग्रेविटेशन अपने आप आ जाएगा, या दोनों एक ही जैसे पहलू पर चलते हैं, तो तुम इसको भी कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी करना ही करना है, इसको सीखने की थोड़ा टफ चैप्टर है। टफ क्या है मतलब, थोड़ा सा ठीक चैप्टर है, लेकिन ये तो भैया अपने को करना चाहिए, क्योंकि सवाल आ रहे हैं, सवाल आएंगे, आते रहेंगे। मैग्नेटिज्म थोड़ा टफ तुम्हें लग सकता है, लेकिन मैग्नेटिज्म भी अपने को करना चाहिए। ईएमएन, ईएमआई, एनएसी। ईएमआई आ गया तो एसी बहुत आसान है, और एसी के क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं। ईएमआई थोड़ा सा टफ है, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। ये पूरा का पूरा ही तुम्हें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा 1 2 3 4, ये चारों पढ़ने में तुम्हें टाइम लगेगा। लेकिन अभी 75 दिन है तो थोड़ा इन पर अच्छे से फोकस कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो यार यहाँ पर अगर इसे अच्छे से पढ़ाया जाए तो ये भी टाइम लेता है, लेकिन हमें क्या है, हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में कैसे सवाल आ रहे हैं, उनसे कैसे डील करना है। तो थोड़े बहुत कुछ जादू की पुड़ियाएं हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम इसके क्वेश्चन से डील कर लेते हैं। मतलब 1-2 लेक्चर में हम इसको खत्म कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन इसके प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के सवाल नहीं आएगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस से उठा के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर थोड़ा मेहनत कोई करे तो इसके सारे सवाल बना सकता है। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स और वेव। तो डेफिनेटली हमें वेव ऑप्टिक्स करना ही है, और वेव ऑप्टिक्स को करने के लिए हमें वेव भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके अलावा वर्क पावर एनर्जी भी हमें करने आना चाहिए, इसमें कोलिजन भी हमें करने आना चाहिए। तो ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें छोड़ना चाहिए, इनको करना। बाकी इनके बाद टाइम बचता है तो बाकी के चैप्टर्स को भी करना है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। लेकिन ये थोड़े से ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगे, बाकी तुम्हारी चॉइस है, हो सकता है तुम्हारे नजर में कोई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब सर 75 दिन में यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर इतने ज्यादा हैं। कोई अगर ऐसा होता कि सिलेबस जेई के हिसाब से नहीं, ईएमयू के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा देता कि भाई ये 75 दिन है, ये पढ़ लो, ये लेक्चर, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे 3 लेक्चर काफी है, मेरे 4 लेक्चर काफी है, लेक्चर मिल जाते तो काम बन जाता। तो ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे पड़े हैं, मेरे ऐप पर पड़े हैं, लेकिन कि मैंने फिर इस साल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च किया 75 दिन का।
सिर्फ सीधा सीधा अपन बात करेंगे कि भाई 75 दिन में कैसे फिजिक्स कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स कैसे कंप्लीट करना है। जिस तरीके से ये मेरी वीडियो है उसी तरीके से मयंक सर की केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की नईम सर की वीडियो आने वाली है। तो तुम उसे भी जाके देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बैचेज स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम एएमयू बीटेक और ऑफलाइन में सीयूईटी भी कंप्लीट कराएंगे, ऑनलाइन में भी सीयूईटी हो जाएगा क्योंकि 12th का पोर्शन सीयूईटी वाला ही है। तो एएमयू बीटेक के लिए ये लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है। आने वाले 75 दिन में अगर तुम चाहते हो कि जो मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है वो निकल जाए, तो इस बात से निकल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं क्योंकि हम इसमें सब कुछ दे रहे हैं। एक एग्जाम को, इस एएमयू जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो चाहिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। बस तुम्हें पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो एक एक बच्चे का रोड मैप बनाकर देने के लिए तैयार हूं कि तुम्हें कौन से लेक्चर कब कैसे किस तरीके से देखने हैं, कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है, किस तरीके से तुम काम करो। फुल मेंटरशिप मुझसे लो और मुझे सिलेक्शन निकाल के दो। तो बच्चा पार्टी, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा 75 दिन का अपना रोड मैप बनाया है कि मैं कैसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। और आज के टाइम में कोटा की फैकल्टी आपको एसटीबीजी में मिल जाएगी। पूरे अलीगढ़ की बेस्ट फैकल्टी आपको एसटीबीजी एकेडमी में पढ़ाने वाली है। एएमयू बीटेक निकालना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 1 तारीख से 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और 3 दिन फ्री डेमो क्लास है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तुम आओ, अलीगढ़ में बिलोंग करते हो, ऑफलाइन आओ, क्लास में बैठो। क्लास भर गई उसकी जिम्मेदारी तो खैर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर जगह है तो बैठो, पढ़ो, पढ़ के देखो कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, फिर आगे ज्वाइन करना, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपनी फैकल्टी बेस्ट है। दूसरा, ऑनलाइन में भी मेरी यूट्यूब पे 3 लेक्चर्स हैं, तीनों लेक्चर तुम देखो, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, सब देखो समझो, फिर तुम ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मेरे पास 75 दिन है मोटा मोटी 2 महीना और 15 दिन। 1 महीना में तो मैं पहले 12th के पोर्शन पर स्टिक हूं, खासकर उन पोर्शन पे जो बहुत टफ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है भाई, मैंने बीटेक ही इसी में कर रखा है। तो क्या बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में काम करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करने वाला हूं, और इसलिए शुरू करने वाला हूं कि इसको सीखने के लिए और कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा और इसके क्वेश्चंस भी तुमसे बनेंगे। पहले लेक्चर में हम करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ओम का नियम क्या था और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम रजिस्टर को कंबाइन कैसे करते हैं, सीरीज पैरेलल मेथड क्या होता है, मिक्स में कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इक्विपोटेंशियल मेथड से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सब सीखेंगे। अगले दिन वही रजिस्टर में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो, अगर वो बैलेंस्ड हो तो कैसे सॉल्व करना है, मीटर ब्रिज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट लीटर के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है, D3 में पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट डे हम केबीएल केसीएल पढ़ेंगे। उसके अलावा हम केबीएल केसीएल के हिसाब से हेल्प से सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे और सेल के ग्रुपिंग को करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पावर पढ़ लेंगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो 7 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे आराम से। उसके अलावा हमारा फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म करेंगे और मैग्नेटिज्म के बाद हम फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म भी लगभग लगभग तुम्हारा 5 से 6 दिन लेगा। उसके बाद हम ईएमआई पढ़ेंगे, ईएमआई के बाद एसी पढ़ेंगे, एसी तुम्हारा 3 लेक्चर का है, ईएमआई में भी लगभग लगभग 5 लेक्चर मान लो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, 2 लेक्चर लगेगा। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा लेंदी होगा, बहुत डीप नहीं, लेकिन एएमयू लेवल का मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा और 1 से 2 लेक्चर कैपेसिटेंस में लगेंगे। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसी महीने में खत्म। लगभग लगभग मान लो 25 फरवरी से लेके 30 फरवरी से पहले पहले ही अपना पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म। एक बार इलेक्ट्रोडायनामिक्स खत्म हो गया तो अगले कितने दिन में, लगभग लगभग अगले 6 से 7 दिन में अपन पूरा मॉडर्न फिजिक्स निपटा देंगे। 8 दिन मान लो, अगले 8 दिन में मॉडर्न फिजिक्स निपटा देंगे और उसके अगले 3 लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर निपटा देंगे। पूरा का पूरा 12th यहीं पे धाराशायी। हाँ, इसमें 2 चीजें रह गई हैं, वेव रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वो हम उधर पढ़ेंगे। फिर हम बैक चलेंगे। इसी बीच संडे को तुम्हारा क्या रहेगा, स्पेशल सेशन रहेगा। एक स्पेशल सेशन रहेगा फिजिक्स में 2 से 3 घंटे का, हम जिसमें यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट संडे को हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। वो मैं एक प्लान बना के ऐप में खुद भी डाल दूंगा
कि हम कैसे आगे एक महीने मतलब आगे लगभग 2 से ढाई महीने पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी बच्चा पार्टी, है ना? फिजिक्स के हमारे यहाँ एसटीबीजी में तुम्हें 2 टीचर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 2 टीचर हैं और मैथमेटिक्स में नईम सर हैं, ही विल हेल्प यू। ओके, तो कुल मिला-जुला के बच्चा पार्टी आवर टीम इज द वन ऑफ द बेस्ट टीम जो आपकी क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा, इतना टेंशन मत लेना। जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये छोड़ के नहीं जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है, करके आना है, वो सब सारे इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा और तुम एएमयू में 20 प्लस मार्क्स 25 प्लस मार्क्स तक आराम से रीच आउट कर रहे होगे अगर तुम एवरेज से अच्छे स्टूडेंट हो तो। और अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो भी तुम सिर्फ फिजिक्स में 15 से 20 नंबर लेके आ रहे होगे अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो आराम से। और अगर थोड़ा सा एवरेज से भी ज्यादा स्टैंडर्ड तुम्हारा ऊपर है 20 प्लस, डोंट वरी बच्चा पार्टी, तो इजीली हम 75 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। ये तुम पर है कि तुम कैसे अपने 75 दिन यूटिलाइज करने वाले हो। यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देख के यूटिलाइज करने वाले हो या एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में किसी का कोर्स लेके टीचर को फॉलो करके उसके मटेरियल को लगा के उसके पीवाईक्यूज को लगा के तुम अपने 75 दिन को यूटिलाइज करने वाले हो। तो ये तुम पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये 75 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा, मान लो तुम एएमयू बीटेक का एग्जाम दिए, तुम्हारे 25 नंबर आके रह गए, तो तुम्हें वहां बड़ा दुख होगा कि यार थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सही डायरेक्शन में पढ़ लिया होता ना तो 10 नंबर और बढ़ गए होते और 35 नंबर पे एडमिशन हो जाता। और यहाँ बहुत अखरता है कि यार 25 नंबर रह गया, 28 नंबर रह गया, 30 नंबर रह गया, 20 नंबर रह गया, 5 ही 10 नंबर से तो रुक गया। कई बार तो एक एक नंबर से हमने रुकते देखा है, कई बार तो आधे नंबर से। एक बार तो हमने 0 पॉइंट मतलब लगभग 5 या 0.75 मार्क्स का डिफरेंस रहा होगा। एक बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम था और एक बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, और जबकि दोनों के मार्क्स में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, लेस देन 1 मार्क्स में बोल सकता हूं, इतने का डिफरेंस था। अब सोचो कितना अखर होगा यार, 1-2 कर लिया होता। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें अखरने लगती हैं जब लगता है कि यार हम मेहनती होने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ कुछ लाइफ में कुछ डिसीजन लेने में चूक गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पेड बैच लेने से ही सिलेक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, कंटिन्यूटी से सिलेक्शन होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई हम किसी के बैच में होते हैं, एक बढ़िया टीचर के साथ होते हैं, एक बढ़िया मेंटर के साथ होते हैं, तो हमें राइट डायरेक्शन पता होती है बस। और चूंकि कंटेंट हमारा सॉलिड है, डायरेक्शन हम तुम्हें जबरदस्त देंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई कमेंट करना मत भूलना। तो चलो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।